हेलो, नमस्कार दोस्तों। टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 10 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में जो प्रश्न दिए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। तो जिस माध्यम से आप हैं उस माध्यम में इन प्रश्नों को पढ़िएगा। पहला प्रश्न जो दिया गया है वो 1833 के चार्टर अधिनियम से रिलेटेड है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा है इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। It attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servant. आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। क्लास प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। तो जिस भी माध्यम के आप हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए। अगर पढ़ने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ ताकि प्रश्न आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विलियम बेंटिक जो था उसे भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। ये भी सही है। इसने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की। ये भी सही है। प्रयास किया गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया था। पहली बार अटेम्प्ट किया गया था कि ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। सी आपका सही उत्तर है। अब हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बना दी गई थी। और वो कौन था पहला? अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था तो आप क्या नाम बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। और ये एक्ट कौन सा था जिस एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था? ये एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत क्या हुआ था? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। यह चीज क्लियर है। उसके बाद आप देखते हैं, जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको अब एक नए नाम से बुलाया जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किस एक्ट के तहत हुआ था? ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक। इसी तरीके से आप देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को आगे चल के वाइसरॉय की पोस्ट कर दिया गया था। और पहला वाइसरॉय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। लास्ट वाइसरॉय पूछा जाएगा तो माउंटबेटन बताएंगे आप। और ये किसके तहत हुई थी कि गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब हम वाइसरॉय कहेंगे? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये चेंज किया गया था। याद है ना, क्वींस डिक्लेरेशन में क्वीन क्या कहती हैं कि आज तक 1857 के रिवॉल्ट तक भारतीयों का शोषण कंपनी द्वारा किया गया, ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा किया गया। आज से हम जो पूरी पावर है वो ट्रांसफर कर देते क्राउन में। ठीक है, क्राउन जो है वो सॉवरेन है और आप लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आते हैं, तो अब आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आज से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट नहीं रहेगी, वाइसरॉय की पोस्ट रहेगी। वाइसरॉय कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, जो कि भारत में रहेगा। और एक सेक्रेटरी हुआ करता था जो कि ब्रिटेन में रहता था। तो जब आप लोग पढ़ते मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो वहां पे मिंटो कौन है? वाइसरॉय है। मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड कौन है? वाइसरॉय है। मॉन्टेग्यू कौन है? सेक्रेटरी है।
तो याद रखिएगा 1858 के एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको वाइसरॉय कह दिया गया। वाइसरॉय मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, जो कि भारत में रहता है, और पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। पेपर में पूछ लेता है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे पहले तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे, और पहले वाइसरॉय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बोला गया। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बोला गया। किस एक्ट के बाद? 1833 एक्ट के बाद चार्टर। अगर आप देखोगे 1833 चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, जो पावर थी, मोनोपोली थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। ध्यान है ना, 1813 में अगर हम देखेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी का जो एकाधिकार था ट्रेडिंग में, उसको समाप्त किया गया था। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी की जो एकाधिकार था वो बना हुआ था चाय में और चाइना के साथ ट्रेडिंग में, जिसको कि पूरी तरीके से 1833 में खत्म कर दिया जाता है। अभी हम 1833 से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बस जो मैंने आपको बताया नोट करते हुए चलिए चीजों को। देखो, ईस्ट इंडियन कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए थे? चार्टर एक्ट 1833 के तहत, याद रखिएगा। फिर उसके बाद किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे, ठीक है। वह चार्टर जिसने मुंबई मद्रास की परिषदों की विधि निमात्री शक्ति समाप्त कर दी थी, तो वो कौन था? अभी हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर समाप्त कर दी गई थी बॉम्बे और मद्रास की। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? ये आपकी धारा 87 में दी गई थी चार्टर एक्ट 1833 में। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह घोषणा की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि चार्टर एक्ट 1833 से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए थे, जो मैंने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताओं के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। यहां पर क्या बोला गया है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कौन से फीचर्स नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, आप देखते हैं जो पार्टी बहुमत में आती है वही अपनी सरकार बनाती है, सुना होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, आप देखते हैं नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात की जाती है। डी ज्यूरे डी फैक्टो की बात की जाती है ना। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बोला जाता है। प्रेसिडेंट को बोल दिया जाता है कि रबड़ स्टैंप है ये। प्रेसिडेंट विल ऑलवेज वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देंगे उसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ डिस्क्रिमिनरी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, वो दूसरी चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की ये विशेषता होती है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ये याद रखना। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है ना। टुगेदर विद स्विम, टुगेदर विद सिंक, ठीक है। तैरेंगे भी एक साथ, डूबेंगे भी एक साथ, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, राज्यसभा का विघटन क्या होता है कि नहीं ये बताओ। आप लोग पढ़ते हैं कि जब भी हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है, जो कि डिसॉल्व नहीं होती है। हाँ, लोकसभा जो है उसका विघटन होता है, लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, ये एक परमानेंट हाउस होते हैं। तो यहां पर डिसॉल्यूशन ऑफ राज्यसभा आपका हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया की बात की गई है, तो हमारे यहां राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सी आपका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा है, मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाती हूं, आप लोग प्रश्न को अपने अनुसार समय देते हुए पढ़िए।
कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिशन की सिफारिश थी कि संघीय विषयों और अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निहित होंगे। मिशन ने केंद्र में तत्काल अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। इसने केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों का एक बहुत ही ढीला ढाले संघ का प्रस्ताव दिया, जो केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार को नियंत्रित करना था, जिसका पर्पस। ध्यान देना, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन की बात की गई है। द मिशन रिकमेंडेड दैट ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट फेडरल मैटर्स, रेसिडुअल पावर्स should be vested in the province of British India. The mission proposed the immediate formation of interim government at the center. ठीक है? It proposed a very loose union of all Indian territories under the center, which would only control defense, foreign affairs and communication. तो बताइए, इसमें से कैबिनेट मिशन ने क्या क्या सजेशन दिए थे? तो ये बिल्कुल सही है कि इसने केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों का एक बहुत ढीला ढाला यूनियन बनाने की बात की थी, जिसमें कि उनका कंट्रोल खाली डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन को लेकर होगा। ठीक है, यहां पर प्रपोज किया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट की बनाने की बात कही गई थी, अंतिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था केंद्र में। यह भी बिल्कुल सही है, यह भी बिल्कुल सही है। मिशन की सिफारिश थी कि संघीय विषयों और अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निहित हो। यह भी बिल्कुल सही। तो यहां पर जितने ही स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं सब सही है। कैबिनेट मिशन प्लान में ये सारी चीजें प्रपोज थी, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा लगता है क्लास की वीडियो को थोड़ा पॉज करने की आवश्यकता है, थोड़ा और समय मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को पढ़ लिया करिए। कभी कभी प्रश्न लेंदी होते हैं तो समय की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे भी समय का ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताने की मतलब थोड़ा सा रहता है, नहीं तो अगर मैं पॉज दूं तो काफी समय निकलता जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देती हूं। ठीक है, आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके प्रश्न पढ़ लिया करिए। चौथे प्रश्न को देखिए, कठोर मुद्रा के बारे में दिया गया, हार्ड करेंसी के बारे में। पहला जो है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो ऐसे राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है जिसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर मुद्रा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जो हार्ड करेंसी है वो ऐसे नेशन द्वारा इशू किया जाता है जो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल हो, मतलब डेवलप्ड कंट्री हो, स्टेबल कंट्री हो। ठीक है, तो वो जो करेंसी इशू करती है उसको हम हार्ड करेंसी कहते हैं। एंड इसका मेन फीचर क्या होता है, दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस। अगर हम देखें, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपके पास ये करेंसी होगी, आप किसी भी कंट्री में रहेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाती है। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हमको डॉलर नहीं चाहिए। ठीक है, आप डॉलर में दे रहे हैं, सामान खरीदना चाह रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहां देखो, भारतीय रुपया कठोर मुद्रा में से एक है, नहीं, ये गलत है। थर्ड गलत है। कौन से सही है? पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। मैंने आपको बताया ना, पहली चीज आप याद रखेंगे, जो हार्ड करेंसी है वो ऐसे राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर हैं। साथ ही साथ ये इन हार्ड करेंसी का यूज हम दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, घरेलू मुद्रा की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाती है। दुनिया में अगर हम देखें हार्ड करेंसी कौन कौन सी है, तो आपका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, पाउंड हो गया, फिर कनाडाई डॉलर हो गया और ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। तो ये आपकी हार्ड करेंसीज हैं। ठीक है, चलो, इसमें इंडियन रुपी नहीं आता है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है। सहारा का सबसे ऊंचा स्थान टिबेस्टी पर्वत पर स्थित इमीकुसी ज्वालामुखी है। ठीक है, इमीकुसी ज्वालामुखी की बात की गई है जो कि टिबेस्टिन माउंटेन पर लोकेटेड है। टकला मकान मरुस्थल मध्य अमेरिका में स्थित एक रेगिस्तान है तथा इसका अधिकांश भाग मेक्सिको में पड़ता है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। तो बताइए यहां पर आपका कौन कौन से कथन सही हैं।
अच्छा, टकला मकान जो है वो मरुस्थल अमेरिका में है, चाइना में है ना, चाइना के पास है ना, एशिया में है, तो ये तो गलत हो गया। तो मैक्सिको में नहीं है, इसको हटाओ। सहारा का सबसे ऊंचा स्थान टिबेस्टी पर्वत है, ठीक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, ये सही है। कौन से कथन आपके सही हैं? पहला, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। क्लियर है? देख ले एक बार, यहां पर ये देख लो, ये है टकला मकान, एशिया में, चाइना के रीजन में आपको दिख रहा है, ये है टकला मकान, ना कि मैक्सिको में। क्लियर है? आसान प्रश्न था ये, पेपर में कई बार टकला मकान के बारे में पूछा भी गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से ज्यादा नहीं एक्सीड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। बताओ, 65, 88, 91, 107। उत्तर क्या है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कहा गया था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स होंगे वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे लोकसभा की स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो सी आपका सही है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं, थोड़ा सा साइड में होते हैं, वीडियो को पढ़िए, वीडियो को नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। Identify the incorrect statement regarding the seaweeds. They have real tissues like root, stem and leaves. Seaweeds are microscopic algae. Seaweeds grow in shallow coastal water. They have leaf-like appendage. चलो, उनके पास असली उतक जैसे जड़े, तना, पत्तियां होती हैं, पहला स्टेटमेंट दिया गया। दूसरे में दिया गया ये माइक्रोस्कोपिक एल्गीज होती हैं। अब आप सोचो, माइक्रोस्कोपिक एल्गीज हैं तो उनके पास तना, पत्तियां, जड़ें कैसे होंगे अगर ये माइक्रोस्कोपिक है तो क्या हुआ यहाँ पर? या तो ये स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस ज्यादा है या तो ये सही होने के ज्यादा है। तो याद रखिएगा, सीवीड्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक एल्गीज हैं जो कि कोस्टल वाटर्स में मिलती हैं, ठीक है। हाँ, इनके पास अगर हम देखें जो पत्ते होते हैं उन्हें उपांग कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये तना, पत्तियां, जड़ें सब मौजूद हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां पर बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। देखो, कुछ इस तरीके से सीवीड्स देखने को मिलती हैं। दे डू नॉट हैव ट्रू टिश्यूज, ठीक है, दे डू नॉट हैव ट्रू टिश्यूज सच एज रूट, स्टेम और लीव्स, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, सीवीड्स आर इंडीड माइक्रोस्कोपिक एल्गीज, मैंने आपको बताया ये माइक्रोस्कोपिक एल्गीज होती हैं, ये शैलो कोस्टल वाटर्स में देखने को मिलती हैं। Where sunlight can penetrate, they have leaf-like appendage blades, but these are not true leaves. ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका कौन सा इनकरेक्ट था? ए। अगर आप इस फिगर को याद रखेंगे तब भी आपको याद रहेगा। 8th क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या दिया गया है। अर्थव्यवस्था में बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक बॉन्ड एक निश्चित आय साधन है जो एक निवेशक द्वारा उधारकर्ता को दिया गया एक प्रकार का ऋण होता है, ठीक है। देखिए, डिफाइन किया गया है, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में जब हम पूछ रहे हैं तो बॉन्ड को ही डिफाइन किया जा रहा है। तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, भले प्रश्न आपको लेंथी दिख रहे हो क्लास, लेकिन ऑप्शन को एक बार पढ़िए तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहां पर उसी चीज को डिफाइन किया गया है। तो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू द बोरोवर। यहां पर बॉन्ड के फॉर्म में जो इन्वेस्टर है वो बोरोवर को लोन दे रहा है, बिल्कुल सही है। एक बॉन्ड को ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच एक अनुबंध के रूप में माना जाता है जिसमें ऋण और उसके भुगतान का विवरण शामिल होता है, ये भी सही है। A bond can be considered as a contract between a lender and a borrower detailing the loan and its repayment. दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपका सी है। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको हिंट मिल जाएगा। यहां पर बॉन्ड को डिस्क्राइब ही किया गया है, कुछ ऐसा सोचना नहीं है। एक बॉन्ड एक निश्चित आय का साधन है जो एक निवेशक द्वारा एक उधारकर्ता को दिया गया एक प्रकार का ऋण है
जिसमें उसके भुगतान का विवरण शामिल होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर जो है वो है सी। 9th प्रश्न को देखिए। 9th प्रश्न बहुत आसान है। क्या बोला गया है? ग्राम सभा क्या है? यह एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। केवल बुजुर्ग पुरुष जनसंख्या का एक संगठित सार्वजनिक बैठक है, या उन लोगों का एक समूह है जो राज विधायिका में नामित है, या एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ग्राम सभा की यहां बात की गई है, तो बताइए ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा के बारे में तो आप सबने सुना होगा। तो ग्राम सभा को हम कह सकते हैं इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी रजिस्टर्ड वोटर, या एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली बुजुर्ग शामिल होते हैं। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। जहां पर भी एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत होगी वहां पर मैं रुक के एक्सप्लेन करूंगी। ये तो सीधे सीधे डिफाइन किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब इसको देखो। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब? 2nd, 3rd, 5th, 9th। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जब हम बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण की, तो मेनली यहां पर 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की बात होती है। और यहां पर आपका 5वीं अनुसूची दी है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आसान प्रश्न है ये भी, ये कुछ आसान प्रश्न है आज की क्लास में। ठीक है, यहां पर देख लो, जब हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित होती है। और जब हम बात करते हैं 6वीं अनुसूची की, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया भी था कि 6th शेड्यूल में किन किन स्टेट्स की बात की है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नो मनी इन एटीएम, नो मनी इन एटीएम से आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर असम हो जाएगा, एटीएम में क्या होगा? ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, एम से मेघालय हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा, लेकिन एम से मणिपुर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नो मनी इन एटीएम। क्या लिखा है? नो मनी इन एटीएम। तो 6th शेड्यूल में किस पर ध्यान दिया गया है? यहां पर ध्यान देना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के अगर हम देखें और सारे शेड्यूल एरियाज की बात 5th में कही गई है। बस 6th में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात की गई है। क्लियर है ना? परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को देखो, यहां पर सुमेलित करना है, आसान सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं कि किस कमिटी के चेयरमैन कौन थे। तो वीडियो को पॉज कर लो, बताओ उत्तर क्या होगा यहां पर। जब हम बात करेंगे यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, चलो मैच करते हो चलते हैं, ज्यादा अच्छा है, आप लोग देखते चलो। पहले का क्या हो जाएगा? पहले का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करेंगे तो सरदार पटेल हो जाएंगे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, बी। और 4th की बात करेंगे माइनॉरिटी सब कमेटी की, तो एससी मुखर्जी, ए हो जाएगा। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो 11th का बी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। 12th प्रश्न को देखो, थोड़ा सा हटती हूं, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। या केवल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के शांतिपूर्ण विरोध का हिस्सा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो बताइए यहां पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो यहां पर किचलू ब्रदर्स की बात की जाती, खाली सैफुद्दीन किचलू, ये गलत है।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी। सही है। उत्तर क्या होगा? बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। अगर हम देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आपको पता है जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल किचलू, किचलू ब्रदर्स के अरेस्ट के विरोध में। बोला जाता है कि शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर उन पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी डायर ने, यह आपने देखा होगा, जिसके चलते अगर आप देखेंगे यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े। बी आपका सही उत्तर था। याद रखिएगा सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के बारे में। प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां ध्यान दीजिएगा केवल शब्द का प्रयोग कर दिया गया था, ओनली। इसी वजह से यह प्रश्न गलत हो गया था, ये ऑप्शन गलत हो गया था। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ के जाते हो किचलू ब्रदर्स के अरेस्ट हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग में, और जैसे ही आप इसको पढ़ोगे सैफुद्दीन किचलू दिखेगा, आप तुरंत टिक लगा दोगे, ओनली पे ध्यान नहीं दोगे पेपर में। लेकिन यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो कि 1-2 नंबर से बच्चों को प्रीलिम्स में रोक लेती हैं। तो ध्यान दिया करिए इन सारी चीजों पर। 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डेलहाउसी, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड लिटन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लॉर्ड रीडिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा क्लास यहां पर एक बार आप, कि जब हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की, तो ये लॉर्ड डेलहाउसी ने विलियम बेंटिक होगा। यहां पे सही कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो सही तो खाली एक सुमेलित है और सब आपका गलत सुमेलित है। डी आपका यहां पर सही उत्तर है, खाली एक आपका सही सुमेलित है और सब गलत सुमेलित है। हम जब सती प्रथा की बात करते हैं, याद करिए मैंने आपसे डिस्कस किया था सती प्रथा के बारे में। यहां पर जिसमें सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान किसका था? विलियम बेंटिक का योगदान था, मैंने आपको बताया था ना। और किसके प्रयासों के कारण सती प्रथा उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के कारण। विडो रीमैरिज की बात जब हम करते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात हम करते हैं, तो इसमें किसका बहुत बड़ा योगदान था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा स्त्री से कराया था। तो ये भी याद रखिएगा। तो जब विधवा पुनर्विवाह की बात होगी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखेंगे। सती प्रथा उन्मूलन की जब आप बात करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय का नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स की बात करें तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय था। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो यहां पर नॉर्थ ब्रुक था, याद रखिएगा 1872 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात करेंगे तो लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि शारदा एक्ट में लड़कियों की न्यूनतम आयु और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी विवाह के लिए? तो लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी विवाह के लिए, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड वेलिंगटन, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कर लीजिए, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1935 दिया रहेगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको कि किस एक्ट के बारे में बात की जा रही है। अब देखो वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, रोहिला वॉर हुआ, फर्स्ट मराठा वॉर हुआ, ठीक है, सेकेंड मैसूर वॉर हुआ। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। कॉर्नवालिस की बात जब हम करते हैं तो थर्ड मैसूर वॉर हुआ, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड आया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसकी देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूं। स्क्रीनशॉट लेना है क्लास तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो सब्सिडरी अलायंस
सहायक संधि जिसे बोलते हैं। फोर्थ, मैसूर वॉर वेलेस्ली के समय में हुआ है। सेकंड, मराठा वॉर वेलेस्ली के समय में हुआ है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की बात करेंगे तो ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन किया था रंजीत सिंह के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करेंगे तो एंग्लो नेपाल युद्ध याद रखिएगा। थर्ड, मराठा वॉर इसके समय में हुआ है। और रैयतवाड़ी सिस्टम की भी बात हम किसके समय में करते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में करते हैं। चलो 14 प्रश्न को देखो, प्रश्न बड़ा है तो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से प्रश्न को पढ़ो। क्या दिया गया है? संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन को आपको चुनना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। एक कथन जो गलत है उसे बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब पढ़ो एक एक को। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई व आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी। बिल्कुल सही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। The elected members were directly elected by the adult franchise of India। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में रखो। तीसरा पढ़ो, संविधान सभा में महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा के प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी, बिल्कुल सही है। अगर हम देखें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटीज थी, इसमें कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो यहां पर आपका गलत कौन सा? बी गलत है। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट फ्रेंचाइज ऑफ इंडिया, ये गलत है। ये बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग पार्शियली आपके नॉमिनेटेड थे और कुछ आपके इलेक्टेड थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे लिमिटेड फ्रेंचाइज का प्रयोग किया गया था, सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। चलो 15 प्रश्न देखते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? ये तो आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किसके समय में दिया गया था, या प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है, ये किस केस में कहा गया था? तो दोनों याद रखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किसमें दिया बोला गया था? केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें बोला गया था हाँ चेंजेस किए जा सकते हैं संविधान में अमेंडमेंट के तहत, संविधान संशोधन के तहत। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है, यह भी बोला गया था किसमें? केशवानंद भारती केस 1973 में, ये याद रखिएगा। चलिए 16वें प्रश्न को देखिए। उत्तर वैदिक काल के दौरान कौरव, पांचाल और उशिनार क्या इंडिकेट करते थे? क्या थे ये बोला गया है? तो बताइए, एक व्यापारी थे, योद्धा थे, पुजारी थे या फिर आदिवासी थे? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? कौरव, पांचाल, वश और उशिनार जो थे ये आदिवासी हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में। क्लियर है? 17वें प्रश्न को देखिए। डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड है। बोला गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। वीडियो को पॉज करिए, डीपीएसपी रिवाइज भी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट्स को आराम से पढ़िए, इसलिए आराम से पढ़िए क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात अनुच्छेद 39 में की गई थी, सही है। राजकाम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मैटरनिटी लीव के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 42 में, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्वों का। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, 47 बिल्कुल सही है तीनों ही। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, यहां पर देख लो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, सही है। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन टू सिक्योर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव की बात आर्टिकल 42 में की गई है। द स्टेट शैल endeavor to raise the level of nutrition and standard of living of its people and improve the public health, ये आर्टिकल 47 में कहा गया है।
तीनों ही बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, देखो पेपर के लिए डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, ये सब महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल राइट से पूछ लिया जाएगा, मौलिक अधिकार से, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज से, मौलिक कर्तव्य से, या फिर नीति निर्देशक तत्वों से, डीपीएसपी से, या फिर प्रीएम्बल से। तो ये कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पढ़ के जरूर जाया करो इन सबको। अब देखो यहाँ पर ये क्या प्रश्न है कि डंकन पास जो है वो किसको किसको सेपरेट कर रहा है, बताओ। डंकन जल संधि की बात की गई है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान को, लिटिल अंडमान या निकोबार को, या फिर दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो बताओ ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। डक्कन पास की बात की गई है, पैसेज की बात की गई है ABCD में से, तो यहां पर सही उत्तर जो है वो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है डंकन पैसेज। यहां पर देख लो, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है और ये डंकन पैसेज है। ठीक है, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है जो कि इन्हें सेपरेट कर रहा है, ये भी याद रखना। और एक बार परीक्षा में प्रश्न बना था कि अंडमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंडमान में का कौन सा हिस्सा सबसे साउथ में है, सबसे साउथ में अंडमान का कौन सा हिस्सा है, तो याद रखिएगा वो है लिटिल अंडमान। ठीक है, जो साउथ अंडमान है ये तो आपको इधर दिख रहा है जहां पे स्वराज द्वीप है, लिटिल अंडमान सबसे नीचे है। ठीक है, साउथ के भी साउथ में लिटिल अंडमान है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहां पर तो डंकन जल संधि हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है। ठीक है, और ये जो है डंकन पैसेज वो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है और लिटिल अंडमान सबसे साउथ में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लिटिल अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट कर रहा है। 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। चंपारण आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय बागवान मालिकों ने किसानों को अपने खेतों में 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए बाध्य किया था। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम चंपारण की बात करेंगे तो यहां पर 3 कटिया सिस्टम था, 3/20 हिस्से पे नील उगाने के लिए बाध्य किया गया था। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और विठल भाई पटेल जैसे स्थानीय नेता सम्मिलित थे चंपारण में। बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको 3 कटिया सिस्टम कहते हैं, ये याद रखिएगा। चंपारण के जो लोग थे, जो किसान थे, उनको 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। लेकिन अब इस समय तक 1917 तक अगर हम देखते हैं तो यूरोपियन डाई की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, सिंथेटिक डाई की, जिसकी वजह से इंडिगो की मांग कम हो गई थी। लेकिन जो ट्रेडर्स थे वो क्या कर, जो व्यापारी थे वो किसानों से ही ये बेनिफिट वसूलना चाहते थे, तो इसके चलते उनका शोषण भी हो रहा था। चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने बोला था, तो राजकुमार शुक्ल ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। यहां पर स्थानीय नेताओं के नाम राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी, महादेव देसाई, ठीक है, उपस्थित थे। इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला हम देखें, और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, 20वां प्रश्न। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे और सिंगल मेंबरशिप होती थी। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। तो अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है प्रेसिडेंट जो होता है वही सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है और सिंगल मेंबरशिप होती है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। क्लास सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एकल कार्यकारी होती है, राष्ट्रपति और विधायक एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग चुने जाते हैं। एकल सदस्यता होती है, निचले सदन का विघटन नहीं होता है। याद करिएगा, ये सब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स थे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम फिर 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हुए इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी टाइम है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करेंगे। अभी पेपर की जब पेपर पास आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे, ठीक है क्लास। लेकिन रिवीजन रोज करते चलिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते चलिए। जिन भी
टॉपिक से या जिन भी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो मुझे बताइए। किस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है ये भी आप मुझे बताइएगा। कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आप लोग के सहयोग के लिए है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। लेकिन जाते जाते एक ही बात आपसे कहूंगी कि खुद पर भरोसा, अपने ईश्वर पर भरोसा जरूर रखिए। अपना काम करिए, अपना कर्म करिए, अपने प्रति वफादार रहिए। ईश्वर आपको सफलता जरूर देगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ी लेट में आपको सफलता मिले, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। जब आप खुद के प्रति वफादार रहेंगे, आपने अपना कर्म किया, खुद से पढ़ा, ऑनेस्टली पढ़ाई की आपने, तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।